नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी है वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की एक रिपोर्ट से निकली है। और यकीन मानिए ये किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। कहानी है बांग्लादेश के चिटगांव में बन रही एक ड्रोन फैक्ट्री की। ऊपर से देखने पर ये चीन और बांग्लादेश के बीच एक सीधा साधा बिजनेस एग्रीमेंट लगता है। जी बिल्कुल। डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, नौकरियां। हाँ, सब कुछ बढ़िया। लेकिन रॉ की रिपोर्ट एक अलग ही कहानी बताती है। सवाल यह है कि क्या यह सच में एक फैक्ट्री है या फिर भारत के ठीक बगल में चीन का एक खुफिया अड्डा तैयार हो रहा है। चलिए इस पहेली की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? ये पूरा सेटअप बना कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत एक बहुत ही सामान्य दिखने वाले समझौते से होती है। बांग्लादेश एयरफोर्स और एक चीनी कंपनी चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल ग्रुप कॉर्पोरेशन, जिसे हम CETC कहेंगे, के बीच एक डील साइन होती है। अच्छा। कागज पर ये एक शानदार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट लगता है। और इसे और भी सामान्य दिखाने के लिए इसे चीन के मशहूर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से जोड़ दिया गया है। इसे सिविलियन इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम दिया गया है ताकि किसी को शक ही ना हो, लगे कि ये तो बस विकास का काम हो रहा है। जी बिल्कुल, एक परफेक्ट कवर है ये। कोई भी इस पर पहली नजर में शक नहीं करेगा। एक सिविलियन इकोनॉमिक कॉरिडोर सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रॉ को इसमें ऐसा क्या देखा जो इतना खतरनाक है? जाहिर है वो BRI के नाम से धोखा नहीं खाए। बिल्कुल। रॉ की रिपोर्ट इस दिखावे के पर्दे को पूरी तरह से हटा देती है। उनका मानना है कि इसका असली मकसद भारत के खिलाफ एक रणनीतिक बढ़त बनाना है। भारत के पास अमेरिका से खरीदे गए अत्याधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं जो बहुत ताकतवर हैं। हाँ बिल्कुल। तो चीन इस फैक्ट्री के जरिए अपने खुद के विंगलोंग ड्रोन्स की एक प्रोडक्शन लाइन बांग्लादेश में स्थापित करना चाहता है ताकि वो भारत की इस क्षमता का मुकाबला कर सके। अच्छा। तो ये विकास नहीं बल्कि एक सैन्य तैयारी है जिसे बड़ी चालाकी से छुपाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही एक धोखे पर आधारित है, लेकिन इसमें जो चीनी कंपनी शामिल है CETC, ये क्या है? क्या ये कोई हुआवे या शाओमी जैसी आम टेक कंपनी है या इसके नाम में भी कोई राज छिपा है? देखिए, यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है। CETC कोई प्राइवेट टेक कंपनी नहीं है, ये एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, यानी पूरी तरह से चीन की सरकार की कंपनी है। पूरी तरह से सरकारी? जी, और ये सिर्फ नाम के लिए सरकारी नहीं है। मतलब ये कि अगर आप इसकी मैनेजमेंट को देखेंगी तो आपको कोई टिपिकल टेक CEO या बिजनेस एग्जीक्यूटिव नहीं मिलेंगे। तो कौन है फिर? इसकी पूरी लीडरशिप चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के रिटायर्ड अधिकारियों से भरी पड़ी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी PLA में सेवा की है। अच्छा। तो ये कंपनी सोचती भी एक सेना की तरह ही है। अच्छा, तो ये कोई टेक कंपनी नहीं बल्कि एक तरह से PLA का ही एक्सटेंशन है जो सिविलियन कपड़े पहने हुए है। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। तो फिर ये कंपनी बनाती क्या है? सिर्फ ड्रोन्स? ड्रोन्स तो सिर्फ एक हिस्सा है। CETC की विशेषज्ञता रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट और सेंसर्स बनाने में है। ओह, ये वो सारी चीजें हैं जो किसी भी देश की सेना की आंखें और कान होती हैं। ये PLA के मिलिट्री इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो चीन की सेना को आधुनिक बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। तो जब CETC कहीं फैक्ट्री लगाती है तो वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं लगा रही होती, वो अपना पूरा मिलिट्री टेक इकोसिस्टम वहां ले जा रही होते हैं। समझ गया। तो कंपनी PLA का ही एक अंग है। अब बात करते हैं ड्रोन्स की। चीन का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो दुनिया को क्या बता रहे हैं कि ये ड्रोन्स किस लिए हैं? जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम जासूसी के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं। उनका दावा है कि ये ड्रोन्स आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी, मानवीय सहायता, खेती-बाड़ी में मदद, इन सब कामों के लिए है। एक क्लासिक डुअल यूज टेक्नोलॉजी का तर्क। डुअल यूज यानी जो नागरिक और सैन्य दोनों कामों में आ सके। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर ऐसी तकनीकों के लिए किया जाता है जिनके सैन्य इस्तेमाल को छुपाना हो। अच्छा। लेकिन रॉ की रिपोर्ट साफ कहती है कि विंग लुंग ड्रोन्स का डिजाइन, उनकी रेंज
उनकी पेलोड क्षमता, सब कुछ इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, समुद्री निगरानी और सीमा की जासूसी के लिए ही बनाया गया है। तो मतलब नागरिक इस्तेमाल बस एक बहाना है। जी, इनका नागरिक इस्तेमाल सिर्फ कागज पर है, असलियत में ये पूरी तरह से एक सैन्य हथियार है। ठीक है, तो कंपनी एक सरकारी मुखौटा है और ड्रोन्स भी सैन्य मकसद के लिए हैं। लेकिन चिटगांव ही क्यों? चीन ने ये सब ढाका में या किसी और जगह क्यों नहीं किया? चिटगांव में ऐसा क्या खास है जो चीन को वहां खींच कर ले गया? लोकेशन ही इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा है। चिटगांव कोई आम शहर नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। इसकी रणनीतिक लोकेशन ऐसी है कि यहाँ बैठकर आप पूरे समुद्री क्षेत्र पर यानी बे ऑफ बंगाल पर अपनी नजर रख सकती हैं। तो इसके जरिए चीन को क्या फायदा होगा? चीन को एक तीर से 2 निशाने साधने का मौका मिल रहा है। पहला, कमर्शियल फायदा, उसे बंगाल की खाड़ी में एक स्थायी व्यावसायिक अड्डा मिल जाएगा जिससे उसका व्यापार आसान होगा। ठीक है। लेकिन असली खेल दूसरा है जिसे ऑपरेशनल फैमिलियरिटी कहते हैं। ऑपरेशनल फेमिलियरिटी, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चीन अपने व्यापारिक जहाजों की आड़ में उस पूरे समुद्री इलाके का चप्पा चप्पा छान सकता है। उसके जहाज जो सिर्फ मालवाहक जहाज दिखते हैं वो असल में समुद्र की गहराई माप रहे होंगे, भारतीय नौसेना के जहाजों के आने जाने के रास्ते ट्रैक कर रहे होंगे, अंडर वाटर केबल्स का पता लगा रहे होंगे और शायद पनडुब्बियों की आवाजाही को भी सुनने की कोशिश कर रहे होंगे। बिल्कुल। संक्षेप में वो उस पूरे इलाके का एक डिजिटल और खुफिया नक्शा तैयार कर रहे होंगे जिसका इस्तेमाल भविष्य में किसी भी सैन्य संघर्ष में किया जा सकता है। ये तो बहुत ही चालाकी से किया गया है। यानी जब तक दुनिया को लगेगा कि चीन व्यापार कर रहा है, असल में उसकी सेना पूरे इलाके की जासूसी कर रही होगी। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, ड्रोन बनाने के बाद उन्हें टेस्ट तो करना ही पड़ेगा और टेस्टिंग का मतलब है उन्हें उड़ाना। क्या इस टेस्टिंग का भी कोई छिपा हुआ मकसद है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं पर हमें चीन की सिविल मिलिट्री फ्यूजन रणनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। अच्छा, ये सिविल मिलिट्री फ्यूजन क्या है? ये चीन की राष्ट्रीय रणनीति है। इसका मतलब है कि देश के हर सिविलियन प्रोजेक्ट, हर प्राइवेट कंपनी, हर यूनिवर्सिटी को जरूरत पड़ने पर सेना की मदद करनी होगी। कोई मना नहीं कर सकता। समझ गया। तो ये ड्रोन टेस्टिंग इस रणनीति का हिस्सा कैसे है? आप ड्रोन बनाने की प्रक्रिया को समझिए। पहले ड्रोन बनता है, फिर उसे उड़ाया जाता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है और फिर से उड़ाया जाता है। हाँ, ये तो एक साइकिल है। जी, ये प्रक्रिया दर्जनों बार होती है। हर टेस्ट फ्लाइट में ड्रोन्स घंटों तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर उड़ते रहेंगे और इस दौरान वो बहुत सारा डेटा इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल, और यही चीन का असली मकसद है। इन टेस्ट फ्लाइट्स की आड़ में चीन उस इलाके के मौसम और पर्यावरण से जुड़ा हर छोटा बड़ा डेटा इकट्ठा करेगा। जैसे तटीय नमी कितनी है, हवा किस रफ्तार और दिशा में चलती है, मॉनसून का पैटर्न क्या है, समुद्र की सतह का तापमान कितना है। ये जानकारी सुनने में तो बहुत सामान्य लगती है, लेकिन किसी भी सैन्य अभियान के लिए ये सोना है। मिसाइल कितनी सटीक जाएगी, ड्रोन कितनी देर हवा में रह पाएगा, नेवी के जहाजों के रेडार कैसे काम करेंगे, ये सब इसी डेटा पर निर्भर करता है। और ये सब एक सिविलियन फैक्ट्री के आड़ में हो रहा है तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? ये सब सुनकर तो लग रहा है कि खतरा हर तरफ से है। अगर आप टॉप 3 खतरों की लिस्ट बनाएं तो वो क्या होंगे? रॉ की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के लिए 3 सीधे और बड़े खतरे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला और सबसे बड़ा खतरा है समुद्री निगरानी। इस फैक्ट्री के चालू होने के बाद चीन को बंगाल की खाड़ी में एक तरह की सिचुएशनल अवेयरनेस मिल जाएगी। सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब उसे हर पल पता होगा कि इस समुद्री क्षेत्र में कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है, कौन सी पनडुब्बी कहाँ है। इसका सीधा निशाना भारत का अंडमान निकोबार कमांड होगा, जो हमारी रणनीतिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और वहाँ जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर भी नजर रखी जा सकती है? बिल्कुल, उस पर भी चीन सीधी नजर रख सकेगा। और दूसरा खतरा? दूसरा खतरा भारत की जमीन से जुड़ा है, खास तौर पर हमारा संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अच्छा। विंग लूंग ड्रोन्स काफी ऊंचाई पर और लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। चिटगांव से उड़कर ये ड्रोन्स बड़ी आसानी से पूरे नॉर्थ ईस्ट के भूगोल, वहां भारतीय सेना की तैनाती, उनके मूवमेंट और नए बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक कर सकते हैं। और वो इलाका तो चीन की सीमा से भी लगता है। जी, इसीलिए वहां की हर जानकारी उनके लिए बहुत कीमती है।
खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, उस पर नजर रखना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये तो बहुत गंभीर बात है। और तीसरा खतरा क्या है? तीसरा खतरा शायद सबसे गंभीर है, और ये भारत के गौरव यानी हमारे स्पेस प्रोग्राम से जुड़ा है। स्पेस प्रोग्राम से कैसे? आप चिटबांव की लोकेशन देखिए। ये भारत के पूर्वी तट पर मौजूद श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से ज्यादा दूर नहीं है, जहां से आईएसआरओ अपने सारे सैटेलाइट लॉन्च करता है। आप ये कहना चाह रही हैं कि वो इन ड्रोन से हमारे रॉकेट लॉन्च पर नजर रख सकते हैं? बिल्कुल। हर लॉन्च के दौरान चीन इन ड्रोन्स को बंगाल की खाड़ी के ऊपर तैनात कर सकता है। वहां से वो हमारे रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री, उसकी क्षमता और वो किस तरह का सैटेलाइट लेकर जा रहा है, इस सब पर कीमती डेटा इकट्ठा कर सकता है। ये तो एक तरह से हमारे पूरे स्पेस आर्किटेक्चर की जासूसी है। जी, ये तो चौंकाने वाला है। तो ये सिर्फ 3 अलग-अलग खतरे नहीं है, ये तो एक साथ जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष तीनों पर हमला करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ऑफेंसिव है। चीन एक ही जगह से भारत के सी, लैंड और स्पेस तीनों फ्रंट्स पर एक साथ नजर रखने की क्षमता बना रहा है। ये उनकी मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सोच का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खतरनाक उदाहरण है। वो एक ही पत्थर से कई शिकार कर रहे हैं। तो जो चीज एक सीधी सादी ड्रोन फैक्ट्री की तरह शुरू हुई थी, वो असल में भारत के खिलाफ चीन का एक बहुस्तरीय खुफिया ऑपरेशन है। ये तो आर्थिक विकास के पर्दे के पीछे एक रणनीतिक घेराबंदी है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कैसे चीन आर्थिक परियोजनाओं की आड़ में एक बहुआयामी रणनीतिक खेल खेल रहा है। वो एक ही प्रोजेक्ट से अपने कई रणनीतिक लक्ष्य साध रहा है। बंगाल की खाड़ी में अपनी पकड़ बनाना, भारत के पूर्वोत्तर में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना और भारत के स्पेस प्रोग्राम की जासूसी करना। ये आज के दौर की जियोपॉलिटिक्स का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां जंग मैदान में नहीं बल्कि ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट्स के जरिए लड़ी जाती है। हमारी जानकारी के स्रोत बताते हैं कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए अपने तरीके अपना रहा है, लेकिन वो एक अलग और लंबी चर्चा का विषय है। पर आज की इस बातचीत से एक बड़ा सवाल जरूर उठता है, जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। जी, जब कोई ताकतवर देश आर्थिक मदद और विकास के नाम पर आपके पड़ोस में इस तरह की रणनीतिक चालें चल रहा हो, तो आप आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला कैसे कर सकते हैं, बिना सीधे सैन्य टकराव में आए? ये आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शायद सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल पहेली है।